नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में। और आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट अपने इस YouTube चैनल पे ऐड कर रहा हूं। और इस प्लेलिस्ट में जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के छात्र हैं, क्योंकि इसमें जो वो मॉड्यूल का एग्जामिनेशन देते हैं, तो मॉड्यूल के एग्जामिनेशन में वो जितने भी मॉड्यूल होते हैं, चाहे वो B1.1 के हों या B1.3 के हों या फिर वो B2 कैटेगरी के हों, तो ये तीनों कैटेगरी के जो मॉड्यूल हैं आपको वो इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले हर मॉड्यूल के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मैं वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में मैं 25 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैं साथ में आपको वो भी कराऊंगा। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो अपने क्लास पे बेस्ड होंगे और साथ में वो सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम आज बात क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपसे ये मॉड्यूल 8 के लिए वीडियो है, दैट इज द बेसिक एरोडायनेमिक्स। और बेसिक एरोडायनेमिक्स पे हम आज पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे और साथ में मॉड्यूल में जो भी प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो मॉड्यूल 8 का फर्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। देखो, एटमॉस्फेयर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें तो जब भी प्लेन फ्लाई करती है तो फ्लाई करने के लिए वो बहुत सारी जो वेदर कंडीशन है उनसे वो जो है पास आउट होती है। जैसे भी हम लोग इंडिया में हैं और अभी इस टाइम का समय देखो तो थोड़ा सा ठंडी का टाइम है, लेकिन अगर आप दूसरे प्लेस पे देखोगे तो कुछ ऐसे लोकेशंस होंगे जहाँ पे ठंडी यहाँ से भी ज़्यादा होगी या हो सकता है कि बहुत जगह पे ठंडी यहाँ से कम हो। तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो लगातार वेरी करता रहता है। अब क्योंकि प्लेन हमारी उसी एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर रही है तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो फ्लाइट की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। अच्छा, साथ में एटमॉस्फेयर में और सारी चीजें हैं जैसे कि प्रेशर और ह्यूमिडिटी और डेंसिटी। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और डेंसिटी, ये 4 फैक्टर हैं बेसिकली जिसको हम कवर करने वाले हैं अपने आज की वीडियो में। और हम पूरा समझेंगे कि ये चारों फैक्टर जो हैं वो फ्लाइट की परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने एटमॉस्फेयर को आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूं। एटमॉस्फेयर का बेसिक मतलब यह है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग का वो एरिया जहां पे एयर अवेलेबल है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और जब हमें स्टडी करना होता है एटमॉस्फेयर को तो हम एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है हम उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड लेयर के बाद जो आती है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं। लेकिन बहुत बार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, उसको कुछ लोग आयनोस्फेयर ना बोल के उसे वो थर्मोस्फेयर बोलते हैं। तो ये सिर्फ आयनोस्फेयर को लेके जो कंट्राडिक्शन है वो है। और उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट आ जाता है बाहर, दैट इज वो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो बेसिक समझें तो अपनी अर्थ से 800 किलोमीटर की हाइट तक जो एटमॉस्फेयर है वो अज्यूम किया जाता है। और इस 800 किलोमीटर की हाइट में जो हमने ये 4 लेयर्स को डिवाइड कर रखा है उसमें से जो सबसे पहली लेयर थी दैट इज ट्रोपोस्फेयर। उस ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो सी लेवल से, क्योंकि सारी हाइट का मेजरमेंट सी लेवल से होता है, तो सी लेवल से उसकी जो हाइट है वो 5 to 9 मील्स होती हैं। 1 मील को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 to 9 मील की हाइट तक जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर में उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और सी लेवल से आप 5 to 9 मील के आप ऊपर चलिए तो अप टू 31 मील जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आप 50 मील तक चलिए तो जो लेयर मिलती है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर के आप ऊपर चलिए तो जो आपका आयनोस्फेयर है वो मिल जाएगा और जो आपका थर्मोस्फेयर है वो मिल जाएगा।
एक्चुअली मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेन जो फ्लाई करती है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या समझना है कि फ्लाइट की परफॉर्मेंस पे जो ये फ्लूइड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो कैसे इंपैक्ट डालती हैं। तो जो मोस्टली फ्लाई होती है वो फ्लाई अप टू 70,000 फीट तक होती है, यानी कि अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चले जाओगे ना तो वो स्ट्रेटोस्फेयर तक होती है। ज़्यादातर जो भी आपके फ्लाइट हैं वो तो फ्लाई करती हैं जो आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है। फिर भी अगर आप उससे भी हाई जाना चाहते हो, जो भी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं, तो आप उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सकते हो कि वो ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर तक जा सकते हैं, यानी कि अप टू 70,000 फीट तक फ्लाइट होती है। उसके बाद फ्लाइट होती नहीं है, इसलिए उसके बाद की लेयर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे भी नहीं। अब आपको मैं वन बाय वन लेयर में ये जो 4 जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, इन चारों फैक्टर को मैं पहले वन बाय वन डेफिनेशन के लिए आपको समझा देता हूं कि ये चारों हैं क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेशर की। प्रेशर का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी जो अर्थ है और अपने अर्थ के ऊपर जितनी एयर है, क्योंकि अपना जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में जितनी एयर भरी है वो सारी की सारी एयर जो है वो प्रेशर डालती है अपने अर्थ के ऊपर। तो जब हम अर्थ सरफेस पे होते हैं तो सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम और हाइट पे जाते हैं तो अपने ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कम होने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स जितने कम होंगे उनका प्रेशर जो है वो उतना कम रहेगा। जितनी आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे तो आपके ऊपर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे इसका मतलब कि अब आपके ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। समझने के तौर पे अगर आप डेटा के फॉर्मेट में लर्न करना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम ग्राउंड से हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाने के बाद जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट डेटा आपको ये मिल गया। सेकंड बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन एयर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी है। जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी तो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप उतना ज़्यादा होगा, और जितनी थर्मल एनर्जी कम होगी उनके एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो उतना कम रहेगा। अब जब आप ग्राउंड के पास होते हो तो सन से जो भी लाइट आती है वो ग्राउंड सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ग्राउंड जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब उस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सबसे पहले वो जो ट्रांसफर करता है हीट का वो उस एयर को करता है जो ग्राउंड के बिल्कुल टच में होती है। तो ग्राउंड के जो टच में एयर है वो जल्दी हीटअप हो जाएगी। वो हीट हो जाएगी तो हीट होने के बाद धीरे धीरे जो उसके ऊपर की लेयर्स होंगी वो तो मतलब नीचे वाली लेयर ज्यादा हीट होगी, उसके ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कम होगा और उसके भी ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर और कम होगा। तो मतलब आप डेटा के फॉर्मेट में ऐसे लर्न कर सकते हो कि जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की ओर जाओगे जो आपका टेम्परेचर है वो भी फॉल करेगा। और जो आपका थर्ड पॉइंट है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने हैं। तो अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम ले रखा है उसमें अगर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कि एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हम बोलेंगे कि जो एयर की डेंसिटी है वो कम है। तो अब क्योंकि जो डेंसिटी का रिलेशन है ना वो प्रेशर और टेम्परेचर से होता है। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, और प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो जो डेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। लेकिन याद ये रखना है कि इस प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, बट याद रखना है कि प्रेशर और डेंसिटी वेरिएबल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आप टेम्परेचर के साथ में डेंसिटी का रिलेशन देखते हैं तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। रिलेशन याद रखिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लगातार जैसे जैसे हाइट पे जाते हो तो लगातार प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और हाइट पे जाते हो तो जो टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप होता है। तो अगर आप डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे ना, मतलब कि एक बार प्रेशर के बेस पे और एक बार टेम्परेचर के बेस पे, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि जो डेंसिटी है वो तो कंटिन्यू जो है डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज करता है। और अगर आप टेम्परेचर के बेस पे देखोगे तो आप ये बोलोगे कि ऊपर जा रहा हो तो टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और टेम्परेचर फॉल होगा तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि टेम्परेचर के साथ में जो डेंसिटी का रिलेशन था उसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट था।
और प्रेशर के साथ में जो डेंसिटी का रिलेशन था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। अपने एटमॉस्फेयर में तो ऐसा है नहीं। तो जो नेट इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, तो जो नेट इफेक्ट देखने को मिलता है वो ये होता है कि जो एयर की डेंसिटी है वो रिजल्टेंट में डिक्रीज ही हो जाती है। तो बेसिकली आपको लर्न क्या करना है कि अगर आप सरफेस से हाइट पे जाते हो, अर्थ से आप ऊपर चलते हो, तो प्रेशर भी फॉल करेगा, जो टेम्परेचर है वो भी फॉल करेगा, जो डेंसिटी है वो भी फॉल करेगी। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी में जो फॉल आ रहा है, ये फॉल क्या हर लेयर तक वही है? जैसे कि सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है क्या वहां पे वैसा है? क्या वही सेम जो प्रोसेस है वो स्ट्रेटोस्फियर में, वही सेम प्रोसेस मेसोस्फियर में, वही सेम प्रोसेस आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर में हो रहा है? तो हम लोग वन बाय वन करके हर लेयर को अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रोपोस्फियर की। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो आपका प्रेशर होगा वो फॉल करेगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि टेम्परेचर भी फॉल करेगा। नंबर 3 पॉइंट ये हुआ कि डेंसिटी भी फॉल करेगी। इसका मतलब कि अगर आप ट्रोपोस्फियर में हो और ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जा रहे हो, लगातार आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, और ऐसा अगर होगा तो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो फॉल करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है ना, उसी ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा एक्चुअली आपके एटमॉस्फियर का 80% एटमॉस्फियर जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो प्लेन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रोपोस्फियर में फ्लाई कर रहा होता है। तो ट्रोपोस्फियर में फ्लाई करने की वजह से जितने भी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ट्रोपोस्फियर वाली, वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं फ्लाइट की परफॉर्मेंस पे। तो इससे में क्या होता है कि जो एयर होती है ट्रोपोस्फियर में, वो एयर बहुत ज्यादा गस्टी भी होती है। मतलब वेदर में जो ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही आते हैं। जो ज्यादा गस्टी विंड है वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलती है। जो भी क्लाउड के फॉर्मेशन वगैरह होते हैं वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिल जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो भी वेदर फेनोमेना होते हैं वो सब आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डालता है आपके फ्लाइट की कैरेक्टरिस्टिक पे वो ट्रोपोस्फियर होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्फीयर पे चलते हैं। ट्रोपोस्फियर के जो बाद की लेयर है, ट्रोपोस्फियर यानी कि 5 to 9 मील के बाद जब आप ऊपर चले जाते हो तो अप टू 31 मील तक आपको जो गैप मिलता है उस गैप में हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेटोस्फियर है। इस स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आपका प्रेशर तो फॉल करेगा और आपकी डेंसिटी भी फॉल करेगी एज यूजुअल जैसी कर रही थी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में डेटा आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो आपका टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। अब कांस्टेंट कितनी वैल्यू पे हो जाता है? जब आप ट्रोपोस्फियर से लगातार ऊपर आ रहे थे तो ऊपर आने के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो लगातार फॉल हो रहा था, लगातार फॉल हो रहा था, तो फॉलिंग का एक रेट फिक्स होता है। फॉलिंग के रेट को हम बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक है। तो जो आपका टेम्परेचर लैप्स रेट है वो होता है 1.98 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी पर 1000 फीट पे। मतलब जब आप 1000 फीट की हाइट पे आ जाओगे तो जो टेम्परेचर का फॉल होगा वो अप्रॉक्स 2 डिग्री से के अराउंड हो जाएगा। तो ऐसे फॉल होते होते जब आप ट्रोपोस्फियर को जब क्रॉस कर जाते हो तो ट्रोपोस्फियर की अपर लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, वहां पे आने के टाइम तक आपका जो टेम्परेचर है वो -57 डिग्री सी हो चुका होता है। और -57 डिग्री सी टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है और आप इंटर कर जाते हो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसके अंदर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है? स्ट्रेटोस्फीयर में लगातार आप हाइट पे जाओगे तो आपका प्रेशर फॉल करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नो डाउट कि आपका प्रेशर और डेंसिटी को आप आराम से रिलेट कर सकते हो क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर फॉल करेगा तो जो डेंसिटी होगी वो भी फॉल करेगी। लेकिन बेस्ट पार्ट आपका ये हो जाता है कि जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है उस स्ट्रेटोस्फीयर में हाई वेलोसिटी वाली एयर्स जो है वो फ्लो होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आप उनको बेसिकली बोल सकते हो, तो वो वहां पे फ्लो होती हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पे जो भी एयर फ्लो होती है वो गस्टी नहीं होती, मतलब वो नॉर्मल एयर जो है वहां पे जो नॉर्मल एयर है वो वहां पे फ्लो हो रही होती है। और अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर से भी अगर आप ऊपर जाते हो तो स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाने के बाद आपको जब मिलता है मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि हाँ वहाँ पे भी जो आपका टेम्परेचर है वो अगेन राइज करने लगता है क्योंकि बीच में कांस्टेंट हो गया था। तो उसके ऊपर आप जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो अगेन थोड़ा सा राइज करता है, जो प्रेशर है वो फॉल ही करेगा, जो डेंसिटी है वो भी फॉल करती है।
और ये तो हो गया कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी ये कैसे वेरी करते हैं जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर में अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात कर लेते हैं, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या हो, बहुत बार लेके यार इस चीज को ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी को मैं आपको सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कोई भी एयर वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, कोई भी एयर कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब कॉमन सेंस है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब एयर गर्म होगी, तो फिर वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, और अगर टेम्परेचर कम होगा, मतलब एयर ठंडी होगी, तो फिर वो वाटर जो एब्जॉर्ब कर रही है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि जो गर्मियों का टाइम होता है, जो समर डेज होते हैं, उन समर डेज पे जो एयर होती है क्योंकि वो हॉट होती है, तो वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, दैट इज उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होती है। और अगर मैं ठंडी के टाइम की बात करूं, जो कि कोल्ड डेज होते हैं, उस टाइम पे जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब वाटर को कोई भी एयर एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो डेंसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर जो है वो लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू एयर। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यस दिस इज ट्रू। जो वाटर है और जो एयर है, अगर इन दोनों की हम बात करेंगे तो वाटर जो है वो लेस डेंस होगा देन एयर। तो जब वाटर मिक्स हो जाता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, और जब वाटर नहीं होता, बिल्कुल ड्राई एयर होती है, तो उसकी जो डेंसिटी है ना वो ज्यादा होती है। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक्चुअली इसको जो आपकी एरोडायनेमिक्स है उसके टर्म में हम दो टर्म समझते हैं, एक ड्राई डेज होते हैं, एक डैम्प डेज होते हैं। ड्राई डेज और डैम्प डेज। ड्राई डेज का मतलब ये होता है कि जो एयर है वो ड्राई है और वो ज्यादा उसमें ह्यूमिडिटी होगी, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। और जो डैम्प डेज होंगे वहां पे क्या होगा कि जो तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाटर ऑलरेडी पहले से है क्योंकि वो ठंडा है, और अब वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो डैम्प डेज में जो एयर मिलेगी उसकी डेंसिटी कम होगी, जबकि ड्राई डेज में जो एयर मिलेगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक्चुअली जब भी एयरक्राफ्ट रनवे पे रन करता है तो रन करने के बाद जब वो टेक ऑफ करने वाला होता है तो फिर टेक ऑफ करने से पहले उसको जितना रिक्वायर्ड थ्रस्ट चाहिए वो थ्रस्ट उसको एयर से मिलता है, तो वो एयर को सामने से सक करता है और बैकवर्ड थ्रो करता है। सक करने के बाद जो थ्रो करेगा तो जितना ज्यादा मास ऑफ एयर वो थ्रो करता है उसको उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलता है। ड्राई डेज में क्या होता है कि डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो जब मास को थ्रो करता है तो ज्यादा मास को लेस वॉल्यूम में वो थ्रो कर लेता है इजीली, तो उसको ज्यादा जो थ्रस्ट है वो मिल जाता है। जबकि डैम्प डेज में अगर आप देखेंगे तो डैम्प डेज में क्या है कि जो एयर आती है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसको उतना रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं मिल पाता। इसी वजह से जो रनवे की लेंथ होती है वो डैम्प डेज में ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा लंबा रनवे आपको लगता है डैम्प डेज में फ्लाई करने के लिए, जबकि ड्राई डेज में आपको ज्यादा लॉन्ग रनवे की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया उन चीजों का कि जो भी आपका फिजिकल एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो भी प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और डेंसिटी जो हैं ये कैसे आपकी फ्लाइट परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, अब हम ये तो उस सिनेरियो में बात कर रहे थे जब तक सब कुछ स्टेबल है, लेकिन अब मैं बात करूंगा जब आपका जो एयरक्राफ्ट है वो मूव हो रहा हो और जो एयर है वो भी मूव हो रहा हो। आई थिंक कि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है, तो मैं अपने टॉपिक को इसी पे स्टॉप करता हूं और बचे हुए टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए अब आ जाइए आप मेरे स्क्रीन पे, और स्क्रीन के साथ में मैं सामने से हट जाता हूं, सामने स्क्रीन आ जाएगी और आप स्क्रीन पे लगातार देख पाएंगे क्वेश्चंस। सामने क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों होंगे, और आप कोशिश कीजिए कि आप उसको सेल्फ रिप्लाई कीजिए, और अदरवाइज मैं आपको साथ में उसको जो है बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ और मैं क्वेश्चन को ओपन कर लूँ। लेट मी सेट इट्स ओरिएंटेशन, या ऑल राइट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ऑल राइट, so first question is on your screen and the right answer of this question is B.
In the next question, right answer is C. In this question, right answer is C. In the fourth question, right answer is C. In the fifth question, right answer is B. In the sixth question, right answer is B. In the seventh question, right answer is B. In the eighth question, right answer is B. In the ninth question, right answer is B. In the 10th question, right answer is C. In the 11th question, right answer is A. And in the last question, राइट आंसर इज सी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक वीडियो को देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।